बहुत तेज बारिश हो रही है और आप सब मुझे लगता है 100% अटेंडेंस है। जब अटेंडेंस बोलते हैं जिन्हें की परमिशन हमारे द्वारा ही दी गई थी, सब बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आप अपने अनुशासन से कोई समझौता नहीं करते और कितना भी मुश्किल रास्ता हो, अगर कोई इंसान ठान लेता है तो कोई भी बाधा उसे नहीं रोक सकती। ऐसी एक बाधा आई थी हमारे देश के सामने, ये 25 साल पहले की बात है। 1999 में जब कारगिल की चोटियों पर सर्दियों के मौसम में हमारे शत्रु देश पाकिस्तान की सेनाएं ऊंचाई पर आकर बैठ गई थी, क्योंकि एक प्रक्रिया है कि बहुत अधिक सर्दी के मौसम में ऊंचाई पर जो हमारे सैनिक जिनकी पोस्टिंग होती है वो नीचे प्लेन के एरिया में आ जाते हैं और उसी स्थिति का फायदा उठाया हमारे पड़ोसी देश ने, और जो ऊंचाई पे चोटियां थी उन पे अपने बंकर उन्होंने बना लिए। शुरू में आइडिया नहीं लग पाया कि शत्रु सेनाएं ऊपर अपना कम्युनिकेशन सिस्टम स्थापित कर चुकी हैं, ऊपर अपने बंकर स्थापित कर चुकी हैं और वहां पे चढ़ना बहुत मुश्किल होगा। शुरू में भारतीय सेना को लगा कि शायद कुछ घुसपैठिए होंगे, लेकिन वहां पे पूरी पाकिस्तान की एक बटालियन थी, पूरी आर्म्ड फोर्स थी, तोपखाना था, ट्रेन फोर्स थी, उसके साथ कुछ सिविलियन थे जिनको आतंकवादी कहते हैं। हालांकि पाकिस्तान ने बहुत बाद में स्वीकार किया कि हमारे प्रशिक्षित सैनिक वहां पर थे, क्योंकि उससे पहले तो उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग वहां पर थे। जब हमारे सैनिकों को पता चला कि वहां पे कुछ घुसपैठ हुई है, कुछ आतंकवादी वहां पे आए हैं, तो उन्हें खदेड़ने के लिए सीधा पहाड़ पर चढ़ने लगे और वे शत्रु सेना की गोलियों के शिकार हो गए। हाँ, ये बात सही है कि ये हमारी जो आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रो है, हमारी खुफिया एजेंसी है, उनका भी फेलियर था कि हम शत्रु के मूवमेंट का पता ही नहीं लगा पाए। अब बारी थी शत्रु सेना को वहां से हटाने की। भारत सरकार ने सेना को आदेश दिया कि आपको वहां से सेना जो शत्रु सेना आई हुई है उनको हटाना है। लेकिन आप सोच सकते हैं भारतीय सेना नीचे प्लेन में है और शत्रु सेना ऊपर चोटी पे है, वहां से अगर वो एक पत्थर भी फेंकते हैं तो भी भारतीय सैनिक जीवित नहीं बचेगा। ऐसी पोजीशन में कि नीचे से चढ़ते हुए ऊपर से सैनिक आसानी से देख सकते हैं कि कौन नीचे से आ रहा है, खड़ी चढ़ाई है। ऐसी स्थिति में कितना मुश्किल रहा होगा भारतीय सैनिकों को पूरे क्षेत्र पर दोबारा से अपने नियंत्रण में लेना। ये भारतीय सैनिकों का जज्बा ही था कि उन्होंने शत्रु सेना को वहां से खदेड़ दिया और इस युद्ध में लगभग 475 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। 475 भारतीय सैनिक शहीद हुए और 4000 से अधिक पाकिस्तानी सेना के जवान भी मारे गए, कुछ सिविलियन भी मारे गए। ये दुनिया की सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक थी, क्योंकि ये पूरी हिली एरिया पे हुई लड़ाई थी। बहुत अनेक वीरों की बहुत सारी कहानियां हैं। कारगिल की अगर आप कहानियां सुनोगे तो एक से बढ़कर एक कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी। हमारे बहादुर सैनिकों ने किस तरह शत्रुओं का मुकाबला किया, किस तरह हमारी इंडियन एयरफोर्स ने शत्रु सैनिकों का मुकाबला किया। हालांकि उस समय 25 साल पहले हमारी इंडियन एयरफोर्स उतनी कैपेबल नहीं थी। नाइट विजन कैमरे हमारे पास नहीं थे, नाइट विजन ग्लासेस हमारे पास नहीं थे, लेजर गाइडेड बम हमारे पास नहीं थे। लेजर गाइडेड बम होता है कि शत्रु का बंकर पर हिट पॉइंट को वहीं पे गिरेगा। हालांकि हमारे कुछ मित्र देश हैं जिन्होंने चुपचाप गुप्त तरीके से उस समय हमें लेजर गाइडेड बम की सप्लाई की थी, लेकिन उसके बाद कारगिल के बाद हमने बहुत कुछ सीखा और सेना के मॉडर्नाइजेशन की तरफ भारत सरकार ने काम किया। बोफोर्स तोप ने उस समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय सैनिक लगातार शत्रु सैनिकों पर हमला कर चले। लेकिन फिर भी जो ऊंचाई पर स्थित पोस्ट पर सैनिक बैठा है, उसको नीचे से जाने वाले सैनिकों को हटाने में कितनी दुश्वारियां रही होंगी आप सोच सकते हैं। एक शानदार कोऑर्डिनेशन रहा इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी का, जिसमें इंडियन एयरफोर्स लगातार शत्रु सैनिकों के बंकर पर बम गिरा रही थी और उसी हलचल का फायदा उठाते हुए भारतीय सैनिकों को नीचे इंडियन आर्मी के जो सैनिक हैं उनको मौका मिल रहा था कि वे ऊपर चोटियों पर जाकर शत्रु सैनिकों पर हमला कर पाए। बहुत सारी कहानियां हैं, माइंड्स बिछी हुई थी।
एक सैनिक का मुझे स्टेटमेंट याद आ रहा है, वो माइंस बिछी हुई थी, रस्सी डालकर ऊपर चढ़ रहे थे, माइंस में पैर आया, पैर उड़ गया, एक पैर बचा है, लेकिन शरीर में इतनी गर्मी है कि उन्हें पता ही नहीं कि उनका एक पैर अब नहीं है। वो चढ़ रहे हैं और जब उन्होंने देखा मेरा एक पैर नहीं है, अपने दोस्तों को रोका कि रुक जाइए, यहाँ पे माइंस है। तो उसके बाद भी वो काम करते रहे। कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनको कि मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान से नवाजा गया। तो ये देश सेवा ही थी, ये देश प्रेम का जज्बा ही था। उस समय होड़ लगी हुई थी भारतीय सैनिकों में कि कौन सबसे पहले अपनी जान देगा। होड़ भागने वाले सैनिकों की नहीं थी, पीठ दिखा के भागने वाले सैनिकों की नहीं थी कि शत्रु पर बैठा है और मैं पीठ दिखाकर भाग जाऊंगा। होड़ थी कि कौन अपनी छाती पे सबसे पहले गोली खाएगा। तो जब जिस देश में इस तरह के जवान हो, उस देश का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो आज कारगिल दिवस है और आज ही के दिन प्रत्येक वर्ष हम कारगिल दिवस मनाते हैं। तो एक बार भारतीय सेना के उन जाबाज सिपाहियों को जो भुला नहीं भावों के बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिन्होंने इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद मां भारती के लिए अपनी जान दी, और आप सब यही डिसिप्लिन अपने जीवन में सीखेंगे। आज जब डिजास्टर का भी एक अलर्ट था, आज अधिकतर स्कूलों की छुट्टियां, लेकिन आप सब इस बारिश के बावजूद अपने विद्यालय में हैं। यही अनुशासन आपको महान बनाएगा। यही अनुशासन उन कारगिल के जवानों में था, जिन्होंने वेदर को नहीं देखा, जिन्होंने खड़ी चट्टानों को नहीं देखा, जिनको दिख रहा था केवल अपना देश। तो बेटा, देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर हम अपने स्वार्थों के लिए अपने देश हित से समझौता करेंगे तो ये देश नहीं रहेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए फिर से गुलामी की जंजीरें हो सकती हैं। तो आप सब उन्हीं देशवीरों की तरह, उन्हीं सैनिकों की तरह अपने देश प्रेम का जज्बा इसी तरह बनाए रहिए। और आज कारगिल दिवस है, मैं और हमारा विद्यालय उन सभी सैनिकों को नमन करते हैं, उनके परिवारों को नमन करते हैं, उन माओं को नमन करते हैं जिनके बेटे लौट कर वापस नहीं आए, लेकिन वे गर्व से कहती रही कि मेरा बेटे ने अपनी माँ भारती के लिए जान दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।